हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 12 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी और मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, तो वहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, यानी वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। बेतवा नदी पर स्थित है। दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एंड में आज के स्टैटिक पॉइंट में हम लोग इंडिया की जो महत्वपूर्ण लेख हैं उनके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे बहुत ही डिटेल में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की। तो अभी हाल ही में ये शुरू किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। किसने? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। ये आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो है दोस्तों, ये बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत भारत में कहीं पर भी जो बीमार व्यक्ति होगा, अगर वो इंडिया में कहीं पर भी हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो फिर 1 लाख से 5 लाख तक उसको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? एसबीआई आया है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक। अच्छा, पब्लिक सेक्टर के बैंक पर मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, दी हुई है। 12 पीएसबी हैं वर्तमान में, इसे याद रखिएगा। 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक है, या जिसे आम भाषा में कहते हैं सरकारी बैंक हैं। ठीक है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। रजनीश कुमार जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। और अभी हाल ही में एसबीआई चर्चे में इसलिए आया था क्योंकि इसने एस बैंक की 49% की हिस्सेदारी खरीदी थी। एस बैंक के 725 करोड़ शेयर खरीदे थे एसबीआई ने। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया। तो भारत ने अभी हाल ही में मिशन सागर शुरू किया है। किसके लिए? 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए। कोविड-19 महामारी में दोस्तों पूर्वी हिंद महासागर के ये 5 जो द्वीप देश हैं उनकी सहायता के लिए भारत ने इसे शुरू किया है मिशन सागर। अब ये 5 देश हैं कौन कौन से? एक तो है मालदीव, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है सेशल्स, चौथा है मेडागास्कर और 5वां है कोमोरोस। तो इन 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया है मिशन सागर। अब इसके तहत होगा ये कि इंडियन नेवी जो है वो जरूरी खाद्य सामग्रियाँ हो गई, दवाइयाँ हो गई और भी जो टेबलेट्स वगैरह और भी जो भी चीज़ें उनको चाहिए होगी, जैसे टेस्टिंग किट वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पहुंचाएगी इन कंट्रीज़ में इंडियन नेवी। ठीक है। तो इंडियन नेवी इसके लिए आईएनएस केसरी को चुना है, आईएनएस केसरी को। अच्छा, अभी इंडिया ने दोस्तों एक और शुरू किया था ऑपरेशन संजीवनी। वो शुरू किया था मालदीव में दवा पहुंचाने के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने उसे शुरू किया था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने किसके साथ समझौता किया। तो अभी हाल ही में आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलप करने के लिए। इस वैक्सीन को दोस्तों पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट किए गए जो मरीज़ हैं, जो जिनके अंदर कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं, कोरोना वायरस के स्ट्रेन हैं, उनका यूज़ करके ये वैक्सीन बनाया जाएगा। ठीक है। तो आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ इसके लिए समझौता किया है। आईसीएमआर के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, जब कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए आईसीएमआर ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की थी। ओके, तो आज भारत बायोटेक के साथ साझेदारी की है। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और पता होना चाहिए डायरेक्टर जनरल का नाम। डायरेक्टर जनरल तो हैं बलराम भार्गव जी और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला है, ब्रिटिश राजघराने के किस सदस्य की जीवनी पर फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई। तो अभी हाल ही में दोस्तों ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेघन की जीवनी पर, इनकी बायोग्राफी पर एक बुक लिखी गई है, फाइंडिंग फ्रीडम। ठीक है, इमेज देख लीजिए बुक की, फाइंडिंग फ्रीडम। इस बुक को लिखा किसने है? इस बुक को राइट किया है दोस्तों ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरन ने। क्लियर है। प्रिंस हैरी और मेघन अभी काफ़ी चर्चे में आए थे पिछले के दिनों में। क्यों चर्चे में आए थे? क्योंकि दोस्तों इन्होंने ब्रिटिश राजघराना छोड़ दिया है, यानी रॉयल फैमिली ये छोड़ चुके हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं ब्रिटेन के ये पूर्व प्रिंस हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने
ब्रिटिश राज घराना छोड़ दिया है, ये जाकर यूएस में शिफ्ट हो गए हैं। तो इनके ऊपर बायोग्राफी लिखी गई है, एक इनकी जीवनी लिखी गई है इन दोनों की स्टोरी पर, और वो लॉन्च होगी बुक 11 अगस्त को। इसी वर्ष इनकी जीवनी पर बुक लॉन्च होगी, 11 अगस्त को शेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है। ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरन द्वारा ये लिखी गई है। चलिए अब कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स आई हैं पिछले दिनों में उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी दोस्तों प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर नाम की एक बुक लॉन्च की गई, बीबी लाल जी की शताब्दी पर, ठीक है। और उससे पहले अगर हम लोग बात करें पिछले मंथ में जो बुक्स आई थी उसमें जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी उनका नाम आपको याद रखना है। एक तो कोविड-19 पर जो बुक लिखी थी उसका नाम याद रखना है हाउ कंटेजियन वर्क, पाउलो गियोर्डिनो ने लिखा है, ये इटालियन राइटर थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है, इसका नाम पूछा ही जाएगा, जान लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये कोविड-19 पर लिखी गई है। एक और पुस्तक आई थी जो चर्चे में थे, पीवी संधू के नाम पर लिखी गई थी, सेटलिंग टू द टॉप, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है, सेटलिंग टू द टॉप। और भी जो पुस्तकें और लेखक आए थे चर्चे में उन पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए। तो अभी हाल ही में इंदु शेखर चतुर्वेदी को सेक्रेटरी चुना गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। इंदु शेखर चतुर्वेदी ये हैं कौन? ये दोस्तों 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं झारखंड कैडर के। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंजेस में ये एडिशनल सेक्रेटरी थे और अब बना दिए गए हैं नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव। किसके स्थान पर आए हैं? तो ये आए हैं आनंद कुमार जी के स्थान पर। आनंद कुमार जी को अब बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सेक्रेटरी, इसे भी याद रखना है। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों काफ़ी सेक्रेटरीज की नियुक्ति हुई है, नए अपॉइंट हुए हैं, तो इस पर एक वीडियो मैं आपको दूंगा, जल्द ही दूंगा, ठीक है। फिलहाल जो ऑप्शंस में हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रवि मित्तल खेल सचिव बनाए गए हैं, तरुण कपूर को बनाया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव, राजीव गौबा जी ये तो कैबिनेट सचिव हैं ही। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में आरसीआई ने किसके साथ मिलकर ध्रुव नाम का एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर डेवलप किया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों आरसीआई यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत, ये हैदराबाद में स्थित है और इसने डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके ध्रुव नाम का एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर डेवलप किया है। ये एक ऑटोमेटेड अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर है दोस्तों। ये बेसिकली डेवलप किया गया है स्पेशल तौर पर जो गैजेट्स होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आईपैड्स हो गए, लैपटॉप्स वगैरह हो गए, इन सब को सैनिटाइज करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये करेंसी को भी, चेक को भी, या फिर कोई पेपर हुआ या पासबुक हुआ, इनको भी ये सैनिटाइज कर सकेगा, ठीक है। ध्रुव नाम का ये जो अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर है, ध्रुव का फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। क्लियर है बिल्कुल। चलिए डीआरडीओ आया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी को ही मनाया जाता है डीआरडीओ दिवस, इसी वजह से क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। जी सतीश रेड्डी जी हैं वर्तमान में इसके हेड और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है आईसीएमआर एनआईवी ने कोविड-19 एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किस स्वदेशी एलिसा टेस्ट को मान्य किया। तो अभी हाल ही में आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दोस्तों एनआईवी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर के कोविड-19 एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एक एलिसा टेस्ट को मंजूरी दी है, जिसका नाम है कोविड कवच एलिसा। क्या नाम है? कोविड कवच एलिसा। और ये दोस्तों एक बहुत बड़ी सफलता है इंडिया के लिए, कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकेगा, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, डेवलप किया गया है। और इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है, मुंबई के कई इलाकों में इसकी टेस्टिंग की गई। इसकी क्षमता की अगर बात करें तो अभी ये 2.5 घंटों में 90 सैंपल्स ले सक रहा है, ठीक है। ये 90 सैंपल्स लेने के लिए 2.5 घंटे की टाइम लेता है। तो ये बेसिकली कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डेवलप किया गया है। तो अभी हाल ही में आईसीएमआर और एनआईवी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है और ये कॉमर्शली और ज़्यादा ये इसके प्रोडक्शन के लिए अब भेज दिया गया है। तो अब इसका प्रोडक्शन तेज़ी से होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया ये एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये वैक्सीन है, ठीक है। कोरोना वायरस का वैक्सीन अभी भी नहीं खोजा गया है।
क्योंकि इसके थ्रू हमें एंटीबॉडी का पता लगेगा, ठीक है। तो लेकिन एंटीबॉडी का पता लगने से भी कुछ हद तक मदद मिलेगी कोविड-19 के उपचार में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, भारतीय रेलवे ने देश भर में फंसे मजदूरों को उनके राज्य में पहुंचाने के लिए कौन सी ट्रेन सेवा शुरू की? तो इंडियन रेलवे ने दोस्तों श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हुई है। किस लिए? देश भर के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी विभिन्न राज्य हैं, उनमें जो फंसे मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, या टूरिस्ट हैं, या बाकी लोग जो भी अपने अपने स्टेट में जाना चाहते हैं, उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है इंडियन रेलवे के द्वारा। क्लियर है? अब इन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने अपने राज्यों में इनके पहुँचाया जा रहा है। क्लियर? अब इससे एक बात तो साफ होती है कि लॉकडाउन अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। चलिए, भारतीय रेलवे आया है, इंडियन रेलवे के बारे में हम लोग कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। इंडियन रेलवे, भारत में रेलवे की शुरुआत दोस्तों हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल को पहली बार चलाई गई थी, इस वजह से 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेलवे दिवस। क्लियर है? मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी के बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये पहली बार चलाई गई थी। बहुत बार इसका रिवीजन हो चुका है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो पहली ट्रेन चलाई गई थी। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम विद्युत रेल यानी पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी, तब आप बताएंगे 1925 में। इसे भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 18 रेलवे जोन हैं, और जो सबसे लास्ट 18वां रेलवे जोन है वो है विशाखापत्तनम में हेडक्वार्टर्ड है। उसे कहते हैं दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है, साउथ कोस्टल रेलवे। चलिए, भारतीय रेलवे के करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के विनोद कुमार यादव जी, और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 11 मई को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि हमारे देश के लिए भी बहुत ही ये महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि इसी दिन दोस्तों 1998 में 1998 में पोखरण में परीक्षण हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और इसके बाद से इंडिया की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो पोखरण में परीक्षण हुआ था, राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इसी दिन 11 मई को 1998 में, ठीक है। अच्छा, उस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति को लीड किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। दोनों की लीडरशिप में ये किया गया था। ऑपरेशन शक्ति नाम का ये पोखरण परीक्षण हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी एक बार 1974 में भी इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो याद रखिएगा, 1974 में जो हुआ था, इंडिया ने पहली बार जब किया था टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये जो 1998 में किया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्लियर? बिल्कुल। तो इसी के बाद एक वर्ष बाद, यानी 1998 के एक वर्ष बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन की घोषणा की, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने की। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन जी का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध थे, ये दोस्तों एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और इनका कोविड-19 महामारी की वजह से निधन हो गया है। हरिशंकर वासुदेवन जी, ये दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया करते थे, खासकर भारत और रूस के संबंधों पर ये ज़्यादा रिसर्च किया करते थे, ठीक है। इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? इन्होंने एक बुक लिखी है शैडो ऑफ सब्सटेंस, शैडो ऑफ सब्सटेंस, और दूसरी जो बुक लिखी है उसका नाम है फुट स्टेप्स ऑफ अफानासी निकितिन। जैसा मैंने आपको बताया, रसिया पे ज़्यादा रिसर्च करते थे, तो दोनों ही बुक्स ये उसी पर थी, ठीक है, फुट स्टेप ऑफ अफानासी निकितिन। तो बस दोस्तों, ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपको और अच्छे से अगले दिन बताने का प्रयास करता हूँ। आप ही लोग के कहने पर करंट अफेयर के साथ साथ मैंने स्टैटिक GK GS भी पढ़ाना शुरू किया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करो, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। मैं दोस्तों एक डेटा एनालिटिक देखता हूं अपने चैनल पर, तो उसमें 30 से 32% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे भारत की झीलों के बारे में। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार की झीलें होती हैं,
कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे कैसे ये बनती हैं और क्या क्या इनकी खास बातें होती हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने कल देखा, कल हम लोगों ने कुछ जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में याद किया, लेकिन कल हम लोगों ने सिर्फ झीलों के नाम याद रखे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये झीलें बनती कैसे हैं और किस किस प्रकार से होती हैं, यानी इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है। तो पूरी आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो झीलों को दोस्तों यानी लेक्स को हम लोग मेनली 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है विवर्तनिक झील, जिसे टेक्टोनिक लेक कहते हैं, ठीक है। दूसरा लैगून झील, जिसे लैगून लेक ही कहते हैं इंग्लिश में भी। तीसरा हिमानी निर्मित झील या ग्लेशियर बिल्ट झील। चौथा होता है वायु निर्मित झील या एयर लेक, और पांचवा होता है डेल्टाई झील या डेल्टाई लेक। तो ये 5 प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विवर्तनिक झील की यानी टेक्टोनिक लेक की। जो टेक्टोनिक लेक होता है दोस्तों, जब कोई धरातल का बड़ा भाग कहीं धंस जाता है या कोई बड़ा भाग उठ जाता है, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी भी सिचुएशंस के कारण, तो जब धरातल का बड़ा भाग कहीं धंस जाता है या उठ जाता है तो वहाँ पर जो झील का निर्माण होता है, यानी जब वाटर का स्टोर हो जाता है, तो उस प्रकार की झील को कहते हैं टेक्टोनिक लेक, ठीक है, विवर्तनिक झील। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो वुलर झील है, जो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, ठीक है, तो ये इसी के तहत आता है, ठीक है, झेलम नदी पर ये बना हुआ है। वुलर झील इसका उदाहरण है। चलिए दूसरा जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है लैगून झील। लैगून झील या लैगून लेक जो है दोस्तों, जब तटीय समुद्र है, तटीय समुद्र यानी कि समुद्र के किनारे का भाग, ठीक है, तो जब तटीय समुद्र का जो पार्ट होता है वहाँ पर कुछ भाग जो बालू की वजह से या फिर जो प्रवाल भित्ति जिसे कहते हैं हम लोग, उसकी वजह से झील नुमा आकृति बना लेता है, तब जो झील का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं लैगून झील, ठीक है, लैगून लेक। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए कि कोई ये ज़मीनी इलाका है यानी तटीय इलाका है, ठीक है, समुद्र के किनारे का भाग जो है वो तटीय भाग है। अब यहाँ पर कोई ज़मीन का ऐसा पार्ट हुआ जहाँ पर वाटर स्टोर हो गया और थोड़ी सी दूर पर यहाँ पर ज़मीन बन रहा है, यानी ये समुद्र से डायरेक्टली टच नहीं हो रहा है, तो ये तटीय स्थान पर जो झील बनती है इसे ही कहते हैं लैगून झील, ठीक है। अब ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो समुद्र तो खारा पानी होता है जैसे कि आपको पता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो लेक होगी इसका भी पानी जो होगा वो खारा ही होगा, क्योंकि इसी के ही प्रवाल भित्ति से बनी है, ठीक है। तो ऐसी झीलें जो मैक्सिमम देखी जाती हैं वो खारे पानी की झीलें होती हैं। तो चिल्का झील जो इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण है, वो उड़ीसा में जो स्थित है वो भी लैगून झील है, ठीक है। चिल्का झील सबसे बड़ी तटीय झील है, तट के किनारे बनी हुई है, यानी कोस्टल झील है, कोस्टल लेक है, तो ये सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी जब झील है तो सबसे बड़ी लैगून झील भी हम लोग कह सकते हैं। और ये क्योंकि खारे पानी की झील है तो ये सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, कल भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, जो चिल्का झील है उड़ीसा में, यहीं पर नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर भी है, इसे भी याद रखिएगा। अगर हम लोग और उदाहरण देखें, पुलिकट झील हो गया, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है पुलिकट झील, वो भी हो गया। वेम्बनाथ झील हो गया केरल का, अष्टमुदी झील हो गया, ठीक है, केरल का। तो ये सारी जो झीलें हैं ये लैगून झील हैं। अब यहाँ से आप लोग एक कॉमन सेंस लगाइएगा कि अब लैगून झील राजस्थान में तो हो नहीं सकती, ना ही जम्मू कश्मीर में हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई समुद्र है नहीं आसपास, ठीक है, इन स्टेट के। तो जाहिर सी बात है जो जम्मू कश्मीर की, राजस्थान की या उत्तराखंड की जो झीलें हैं वो लैगून झील नहीं हो सकती। क्लियर? चलिए तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा है हिमानी निर्मित झील। तो हिमानी निर्मित झील या ग्लेशियर बिल्ट जो झील होता है, जो झील ग्लेशियर के अपरदन से बनती है वो ग्लेशियर झील हो गई, ठीक है। जैसे नैनीताल हो गया, राकसताल हो गया, भीमताल हो गया, यानी उत्तराखंड की जो झीलें हैं मोस्टली, ठीक है, वो हिमानी निर्मित ही हैं, यानी ग्लेशियर से ही वो बनी हुई हैं, तो वो ग्लेशियर बिल्ट झील हो गई। चौथा पार्ट है इसका, चौथा जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो है वायु निर्मित झील यानी एयर लेक। एयर लेक क्या होता है? एयर लेक ये होता है जब हवा द्वारा मिट्टी की सतह को उड़ा करके लिए जाया जाता है और कहीं एक जगह पर स्टोर हो जाता है, तो वहाँ पर जब जल इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहते हैं एयर लेक। क्लियर है? एयर लेक को प्लाया झील भी कहा जाता है। अब एयर लेक कैसे आप लोग को पता लगेगा कि कहाँ पर हो सकता है? अब देखिए, मैंने आपको बताया हवा द्वारा मिट्टी की सतह को उड़ाया जाता है, तो रेत या हवा कहाँ पर ज़्यादा है? राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान में मोस्टली जो झील हैं वो इसी प्रकार की झील हैं, एयर लेक हैं। जैसे सांभर झील हो गया, डीडवाना हो गया, पंचभद्रा हो गया, ठीक है, राजस्थान में ये सभी झीलें हैं, तो ये सभी झीलें एयर लेक हैं, ठीक है। पांचवा जो है वो है डेल्टाई झील, डेल्टाई लेक।
डेल्टाई स्टेट में जो स्टेट जो हैं वो डेल्टा बनाते हैं जहाँ पर, उनके बीच में जो छोटी बड़ी झीलें बन जाती हैं वो डेल्टाई झील होती हैं। अब जो डेल्टाई झील होती हैं दोस्तों, ये मोस्टली देखा जाता है कि ये मीठे पानी की झील होती हैं। यहीं पर आंध्र प्रदेश में एक झील है डेल्टाई झील, कोलेरू झील, वो डेल्टाई झील है। ठीक है, उसका नाम याद रखिएगा। तो ये तो थी दोस्तों झीलों के टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के नाम जाने थे जो मोस्टली उत्तर भारत के बारे में जाने थे हम लोगों ने। दक्षिण भारत के बारे में हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक ही दिन में बताने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हो सकता है आपको पूरी तरीके से याद भी ना हो पाए। तो हम लोग धीरे धीरे करके रिवीजन करते चलेंगे। और दोस्तों आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के रिवीजन पर मैंने ज्योग्राफी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दिया। इसमें होगा क्या कि ये जो मैं छोटा छोटा पार्ट वीडियो के एंड में बताया करता हूँ रोज़, इन सभी को एक एक जो टॉपिक होगा उसकी एक एक स्पेसिफिक वीडियो बना करके अपलोड किया करूँगा। ठीक है, और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्टली आप लोग जियोग्राफी की ही वीडियो का रिवीजन कर सकोगे। अब आपको ऐसा नहीं करना होगा कि जाकर करंट अफेयर देखना होगा, उसके एंड तक पहुँचना होगा, उसके बाद वीडियो को वॉच करना होगा, ऐसा नहीं होगा। अब से आपको एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जियोग्राफी के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप लोग सभी वीडियोस का रिवीजन कर सकते हो। तो वो वीडियो अब डेली अपलोड होना शुरू हो जाएगी, डेली इवनिंग में 8 बजे अपलोड होगी। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है, इसको आपको बताना है। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में ज़रूर आंसर कीजिएगा। और दोस्तों टॉप 20 जो कमेंटेटर होते हैं, जो विनर होते हैं मंथ के, उनके नाम मैं आज अनाउंसमेंट करूंगा। आज अभी 8 से 9 बजे के करीब में आ जाएगा उनका नाम, आपको मैं पोस्ट कर दूंगा वहाँ पर। तो उन लोगों को फ्री में ई बुक दी जाएगी मिश्रा जी टेक्निकल की तरफ से। तो मैनी कांग्रेचुलेसन उन सभी लोगों को अभी से ही एडवांस में। लिस्ट दोस्तों तैयार हो रही है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी 8 बजे के करीब मैं उसे पोस्ट कर दूंगा। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं कल की वीडियो में किन लोगों ने डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रविशंकर, चांद बाबू, श्याम शेर कुमार, चंद्रकेतु कुमार, मनु पांडे, पूजा चौधरी, नेहा जायसवाल, शांति प्रिया, विक्की राज, हर्ष सोनी, महिमा चौधरी, वंदना अग्रवाल, दिव्या पांडे, सुजाता चौहान, क्रांति और गुरुदेव यादव। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।